और ब्रिटिश काउंसिल फंडेड जो कि मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ. I forget tracking how many research publications I have, but I'm blessed to be titled as the most widely cited health psychologist by WHO. There are the couple of other administrative and local assignments which I have been doing work research as head active citizen program. Currently, I'm working as member people associate member APA. So there are the various positions which Alhamdulillah I have been blessed to work as and contribute as. तो ये सब I think in similar portfolios I'm sure that you will be holding. हम सब academician हैं और कुछ ना कुछ contribute करते रहते हैं अपने अपने लेवल पर अपने अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से. आई थिंक आज एक मैं ओवरव्यू देना चाहूँगी बिफोर वी फॉर्मली स्टार्ट दैट व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे सो दैट यू विल बी हैविंग दैट आइडिया कि आज का हमारा स्कोप ऑफ स्टडी क्या है. Since the topic I have been given is related to research, so we will be having एंड देन मेरा फोकस ये होगा कि हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी कुछ एग्जांपल्स को टच कर सकें दैट हाउ डू वी प्लान अ रिसर्च स्टडी. टाइप्स क्या होती हैं रिसर्च स्टडीज की. अब यू ऑल आर वेरी मच फेमिलियर विद द टू टाइप्स. देयर आर द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टाइप्स. उनकी सब टाइप्स की हम आज बात करेंगे विद द पर्टिनेंट एंड रेलेवेंट एग्जांपल्स टू सी दैट कैसे हम छोटे छोटे रिसर्च प्रोजेक्ट्स कॉलेज लेवल पे, क्योंकि आप कंस्ट्रेंट होते हैं, आपके पास स्टूडेंट्स जो हैं वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं उनके पास बहुत कम एक्सपोजर, कम टाइम और कम नॉलेज होता है, और आपने अपनी सुपरवाइजरी अपनी अपने सुपरवाइजरी से और अपनी उनके उन कामों को मीनिंगफुल बनाना होता है. तो किस तरह के डिजाइन हम लोग यूज कर सकते हैं. देन व्हाट कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च स्टडी आर इम्पोर्टेंट जिसको हमें केटर करना होता है. इसी तरह हम क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव रिसर्च की भी बात करेंगे, क्योंकि आई थिंक हमें अपना इंडिजिनस डाटा डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि क्वालिटेटिव को भी बहुत ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस दें और इसको भी फोकस करें. तो इनके दोनों के हम सब टाइप्स देखेंगे. फिर हम डाटा हैंडलिंग देखेंगे कि क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स मेथड स्टडीज में how effectively we can handle the data. And the last thing is that what to avoid in conducting a research, क्योंकि ये सारी ही चीजें जो हैं वो बहुत important. So right away, because we have only 1 hour to complete all these things, first I would like to share with you what research is and how we understand the concept of research. So personally, I bifurcate re and search into two parts by putting a slash in between both of them, re and search. So I think the problem is there, the phenomena is there, the issue is there. What as researcher we do कि हम उसको explore करते हैं दोबारा से. We revamp that, we redo that. So research means that to explore something into a new meaning, into a new way, और उससे हम कुछ बेहतर finding या meaning generate करते हैं. So the beautiful wheel in front of you, carrying the word research inside, has several, जिसमें हम लोग अगर मैं इसको एक गो में बताऊं तो मैं कहती हूँ कि रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक, well organized and logically sound method of investigation to certain questions which could be pertaining to any social, psychological, economical or any other issue important for the mankind. तो इसमें एक सिस्टमैटिक अप्रोच यूज होती है. हम हैपहैज़र्डली रैंडमली चीजें नहीं कर सकते. हमें चीजों को बहुत सिंक करके ऑर्गेनाइज करके करना होता है, ऑब्जेक्टिव तरीके से करना होता है, अनबायस्ड तरीके से करना होता है. आई जस्ट कांट गो टू द any questions which I personally like and believe कि इसका conclusion ये निकलना चाहिए. Empirical evidences होने चाहिए. Research is always empirical evidence based. We cannot have, a hunch based research. Replicability is one of the very key and important point. कोई भी research अगर same circumstances के अंदर अगर एक experimental research है और आपने वही environment रखा है, आपने वही seed रखा है, आपने वही उस plant को उतनी ही डूब दी है, उसको वैसा ही environment दिया है, तो वो प्लांट वैसा ही ग्रो करना चाहिए. ये रेप्लिकेबिलिटी की एक साइंटिफिक एग्जांपल है. जब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन सॉफ्ट क्वेश्चन की, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे कॉन्स्ट्रक्ट्स आ जाते हैं, जिनकी अभी मैं थोड़ी सी आगे चलकर बात करूंगी, तो वहां पर भी सेम सिचुएशन के अंदर हमारे रिजल्ट वो रेप्लिकेट होने चाहिए. देयर शुड बी अ वेरी लेस चांस ऑफ एरर
गिवन एंड जो हमारा ज़्यादा कॉन्फिडेंस है वो इस पे स्ट्रांग ही रहता है रेप्लिकेबिलिटी के लिए। ट्रांसपेरेंसी इज़ इम्पोर्टेंट थिंग। हम कभी भी किसी रिसर्च को अचीव नहीं कर सकते एज अ टारगेटेड बेस्ट प्रैक्टिस वर्क जब तक कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। आई थिंक विद इंक्रीजिंगली ग्लोबल गोइंग वर्ल्ड ट्रांसपेरेंसी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हम हर चीज़ में चाहे वो हमारी कोई पॉलिसीज़ हों, चाहे वो हम हमारे कोई इंस्टीट्यूशनल जो है now, then it should be a very logical and critically thinking oriented work. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम जो भी काम कर रहे हैं दे शुड बी अ लॉजिक बिहाइंड दैट। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम किसी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं। अक्सर आई एम श्योर दैट यू हैव एज टीचर्स बीन थ्रू कि स्टूडेंट्स कभी कभार कोई ऐसा आइडिया लेकर आते हैं जो वो कहते हैं ये काम कभी पहले नहीं हुआ हुआ। तो आप उनसे पूछते हैं कि कहीं तो हुआ होगा दुनिया में। तो अक्सर लोग कहते हैं नहीं जी ये कहीं भी नहीं हुआ, ये तो हमारा नया मसला है, हम इसको देख रहे हैं। अच्छा, इसकी कोई बेसलाइन, इसके ऊपर कोई थ्योरी मौजूद है? नहीं, इस पे कोई थ्योरी मौजूद नहीं है, ये हम फर्स्ट टाइम करने लगे हैं। अच्छा, इस पे कोई ऑब्जर्वेशन मौजूद है? जी शायद मैंने पर्सनली ऐसे देखा है। अच्छा, फिर ऑब्जर्वेशन से पीछे क्या चीज जाती है? हाउ क्रिटिकली यू थॉट अबाउट दैट। और जब हम ये डिस्कोर्स करते हैं विद द स्टूडेंट तो 80 to 90% दे themselves come up with the idea कि हाँ, इसके साथ ये चीज लिंक हो सकती है, इसके साथ ये थ्योरी लिंक हो सकती है। क्योंकि कुछ चीजें डायरेक्टली लिंक होती हैं, कुछ इनडायरेक्टली लिंक होती हैं। लेकिन हमारे बेसिकली स्टूडेंट लेवल के ऊपर कोई ऐसी रिसर्च नहीं होती जिसको हम कहते हैं कि दुनिया में कहीं कभी नहीं हुई हुई। सो इट इज जस्ट लॉजिकली एंड क्रिटिकली रिलेटिंग देम टू सर्टेन फिनोमिनास। तो आई एम श्योर दैट ये प्रोसेस आप अपने स्टूडेंट्स के साथ करते होंगे। फिर पीयर रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट और हमारे यहाँ इन पाकिस्तानी इंडिजिनस कल्चर वी आर वेरी अफ्रेड ऑफ एंड थ्रेटनड ऑफ हैविंग अ peer review for any research except we are going to offer that piece of publication to any reputed journal। तो जर्नल्स जो हैं वो पीयर रिव्यू करवाते हैं और वो उसको पब्लिश भी करते हैं और उसमें क्रिटिकल फीडबैक के साथ वापस भी कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी रिसर्च का एक हिस्सा हैं और इस प्रोसेस के दौरान मैंने देखा है कि कई दफ़ा हमें रिजेक्शन भी फेस करनी पड़ती है। हमें इसके अंदर जो है वो बैकलैश कि ये काम जो है वो इस तरह से नहीं होना चाहिए था या आपने इसमें इन एथिकल वैल्यूज का ख्याल नहीं रखा। तो ये सारा कुछ जो है ये पीयर रिव्यू को एक्सेप्ट करना इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये इटरेटिव प्रोसेस है। इटरेटिव प्रोसेस जो है इसको कॉन्स्टेंटली स्टेप बाय स्टेप अपडेट होना, इसमें न्यू वैल्यूज को ऐड करना और रीडू रिकैलकुलेट करना, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। सो यही व्हील जिसकी मैंने आपको अभी खुद से सारी डिस्क्रिप्शन दी है, इट इज बीइंग आल्सो explained by Creswell and Creswell in 2018 that it's a systematic scientific process, it's understanding, problem solving and informing प्रैक्टिस, एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं हम लोग और साइकोलॉजी में हम कोशिश करते हैं कि बिकॉज इट्स अ लाइफ साइंस वी सपोर्ट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एंड थ्योरी डेवलपमेंट। आगे हम डब ग्राउंडेड थ्योरी की बात करेंगे तो इस पे भी बात करेंगे कि व्हाई थ्योरी डेवलपमेंट इज सो इम्पोर्टेंट। सो द ओवरऑल research contributions come up into the form of an outcome to policy making जो कि बहुत ज़रूरी है इस वक़्त। जैसे मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँगी, इस वक़्त हम सब लोग क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं यार क्लाइमेट ने बहुत इम्पैक्ट किया है ह्यूमन रेस को, हमारे सराउंडिंग्स को, हमारे इर्द-गिर्द की चीज़ों को। और उसके बाद अगर हम डीप डाउन देखते हैं इस वक़्त तक 12 पॉलिसीज़ आ चुकी हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, जिसका मैंने पूरा सिस्टमैटिक एनालिसिस किया एंड आई एम करंटली वर्किंग विद पाइड ऑन इफेक्ट। तो कहीं पर उन 12 पॉलिसियों में बात नहीं हो रही कि वो मेंटल हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करिए। जबकि पूरी दुनिया में रिसर्च कह रही है कि डिप्रेशन, एंग्जायटी और डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज आर बीइंग कॉज्ड बाय स्मोक एंड हीट वेव्स टू पाकिस्तान। तो हमने इसके ऊपर काम नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द लास्ट 1.5 ईयर, बल्कि अभी एक मैं पीएचडी सुपरवाइज करवा रही हूँ, जो कि हम चाह रहे हैं हम पॉलिसी मेकिंग में गवर्नमेंट को भी तो लोग चाहिए जो कि कंट्रीब्यूट करें और वो बताएं। हमारा रिसर्चर्स का काम ये है कि करंट इश्यूज को पिक करें, उसके ऊपर हम काम करें। तो अब हम उसके ऊपर
अपनी इंशाल्लाह सिफारिशात बनाएंगे और हम वो पॉलिसी बना के उन्हें देंगे। इसी तरह इस वक्त मीडिया के यूज़ के लिए क्या पॉलिसी गाइडलाइंस है, ऑटिस्टिक बच्चों को हमने कितना मीडिया एक्सपोजर देना है, कितना हमने उनको एआई का एक्सपोजर देना है, कितना हमने उनको स्क्रीन का एक्सपोजर देना है, हम उसके ऊपर एक पॉलिसी गाइडलाइंस बना रहे हैं। ये सब ज़ाहिर है रिसर्च से निकलती हैं। विदाउट रिसर्च वी कैन नॉट मेक एनी पॉलिसीज। इसी तरह क्लिनिकल इंटरवेंशन हम करते हैं। इस वक्त हम लोग देख रहे हैं कि एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। अभी मैं इसके ऊपर रिसेंटली एक काफ़ी लंबी ट्रेनिंग लेकर आई हूँ एट बोल्टन यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर हम लोग मेटा कॉग्निटिव थेरेपी की बात कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान में किस तरीके से इफेक्टिवली यूज हो सकती है। आज से पहले हम सब लोग जब हम एक थे, हम सब लोग सीबीटी की बात करते थे। नाउ वर्ल्ड हैज चेंज्ड, दे हैव ऑफर्ड सो मेनी न्यू क्लिनिकल। आज हम लोग मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो है सूरह रहमान की थेरेपी की बात कर रहे हैं। आज हम लोग कह रहे हैं कि कुरान इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग क्लिनिकल इंटरवेंशन टू स्टूडेंट्स। पीआईएमएच पे हम इसके ट्रायल्स कर रहे हैं। तो बेसिकली क्लिनिकल इंटरवेंशंस भी कभी कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक हम रिसर्च नहीं करते। एंड इसी तरह साइमल्टेनियसली हमारा एकेडमिक नॉलेज, जो आपका हमारा एनरिच्ड नॉलेज है, वो सारा रिसर्च बेस्ड है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये सब लिंक्ड करती हैं हमारे रिसर्च के साथ कि हम एडवांस कर सकते हैं और चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Now coming towards how to plan a research. देखिए, the first step is you to have a purpose and goal in your mind. जब तक हमारे जहन में कोई एंड गोल नहीं होता, हम अपनी रिसर्च को प्लान नहीं कर सकते। और रिसर्च में इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमें एग्जैक्ट ट्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम होनी चाहिए। सिमिलरली, जैसे अगर मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ या मैं एक सर्जन हूँ और मुझे जो है वो एक इंडिविजुअल की कोई सर्जरी करनी है, मुझे सिर्फ ये पता है कि इट्स सर्जरी रिलेटेड टू गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम, but I really don't know that exactly what part of that gynecology I'm going to look into and what intervention I'm going to do. तो मुझे बहुत ये सारी रिपोर्ट्स को और मुझे उसके बाद देखना होगा कि अच्छा ओके देयर इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द राइट ओवरी। क्या मसला आ रहा है? देयर इज अ सिस्ट अटैच टू द राइट ओवरी। ये कौन सी सिस्ट है? सिस्ट की टाइप क्या है? ये क्या मेलिग्नेंट सिस्ट है? ये नॉन मेलिग्नेंट सिस्ट है? ओके, इट्स अ मेलिग्नेंट सिस्ट। ठीक है, ये किन किन पार्ट्स के साथ अटैच्ड है? इसका प्रोसेस जो है वो क्या मेडिकेशन से हल होगा या इसका मुझे सर्जरी करनी पड़ेगी? नो, इट्स अ सर्जिकल केस। मुझे सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी करने के लिए मुझे क्या सिर्फ उस सिस्ट को रिमूव करना है या मुझे उस ओवरी को रिमूव करना है? नो, आई हैव टू रिमूव द ओवरी। ओके फाइन, आई हैव टू रिमूव द ओवरी। डू आई हैव टू रिमूव वन ओवरी और आई हैव टू रिमूव बोथ ओवरीज? आई मीन देयर इज वन क्वेश्चन लिंक टू अनदर क्वेश्चन। और फिर उसके साथ आप डीप डाउन जाकर एग्जैक्ट यू हैव टू हिट द नेल कि मुझे एग्जैक्टली ये काम करना है। नाउ कमिंग बैक टूवर्ड्स द रिसर्च अराउंड द साइकोलॉजी एंड सोशल साइंसेस, मैं कहती हूँ जी मुझे यूथ के साथ काम करना है। ओके, दैट्स अ प्रॉब्लम कि हमें पता चलना चाहिए कि हम कौन से सैंपल के सेगमेंट के साथ काम करना चाहते हैं। यूथ में मैं किसके साथ काम करना चाहती हूँ? मैं यूथ में जो है वो इमर्जिंग अडल्ट्स के साथ काम करना चाहती हूँ जो अभी 18 से 25 साल की एज ब्रैकेट में हैं। ओके, मुझे कैसे पता लगेगा कि इमर्जिंग एडल्ट्स या मेरी यूथ की डेफिनेशन क्या है? आई हैव टू सी द नाइस गाइडलाइंस, डब्ल्यूएचओ गाइडलाइंस। मुझे देखना होगा कि क्या हमारा नेशनल हेल्थ सर्वे या हमारा जो पाकिस्तान डेमोग्राफिक सर्वे है वो क्या एज ब्रैकेट बताता है कि यूथ या इमर्जिंग एडल्ट्स की एज ब्रैकेट क्या है। दिस इज वन स्टेप आई हैव टू गो थ्रू जस्ट टू फाइनलाइज माई एज ब्रैकेट कि मुझे यूथ में किस से किस एज ब्रैकेट का क्या रेफरेंस मिल रहा है और मैं किसको फॉलो कर रही हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं कहती हूँ जी मैं इस एज ब्रैकेट को फॉलो कर लिया, अब मैंने देखना है कि इनके प्रॉब्लम्स क्या है। नाउ आई हैव टू गो थ्रू द रेलेवेंट लिटरेचर और ये देखना कि सबसे ज्यादा इस वक्त इस यूथ के क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। और पूरा रिव्यू करने के बाद मुझे ये पता चलता है कि जी इस वक्त ये बात बहुत ज्यादा प्रोपेगेट हो रही है। यंग बच्चे जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, ये जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुसाइडल आइडिएशन है। इनमें हमने एक जैसे अब काइंड ऑफ वी हैव स्टार्टेड लेबलिंग कि जी जेन ज़ी जो है इनकी फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस अच्छी नहीं है, ये बहुत जल्दी जो है वो अपने इनका इमोशनल बैगेज बहुत बड़ा है। तो मैं एक पूरा रेलेवेंट लिटरेचर का रिव्यू करूँगी और मैं देखूँगी कि क्या लिटरेचर भी ये चीज़ें बता रहा है? क्या हर वक़्त जो आने वाली नई जनरेशन होती है, उसके बारे में ये ख़्यालात हर जनरेशन कैरी करती है? या इनके प्रॉब्लम्स कुछ यूनिक आइडेंटिफायर्स हैं विद विद द वर्ल्ड बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज? क्या ये
स्टाइल जो है वो डिफरेंट है. सो आई विल हैव टू गो द कन्वेंशनल रेलिवेंट लिटरेचर एंड देन आई फाइंड आउट कि ये बात, लेट्स से मुझे पता लगता है कि ये लिटरेचर का ही एक हिस्सा है, कि अगर आप क्लासिकल रिव्यू करते हैं जर्नल्स में से और बुक्स में से, और उसके बाद आपको पता लगता है कि ये प्रॉब्लम स्पेल आउट नहीं हुई जैसे अगर आप 70s की रिसर्च देखें तो वो आपको बताती है कि टीवी प्रोग्राम्स जो हैं या टीवी देखने से ज्यादा क्या प्रॉब्लम्स होते हैं. आज हम ये रिसर्च नहीं कर रहे कि टीवी देखने से क्या प्रॉब्लम होगी, क्योंकि स्क्रीन टाइम हमारा जो है वो अब टीवी नहीं रहा. हमारा स्क्रीन टाइम अब डिफरेंट और गैजेट्स हैं. अब तो लोग वीआर पे चीजें देख रहे हैं, हम लोगों ने फोन देखना भी छोड़ दिया है. तो आई मीन देयर आर डिफरेंट, बल्कि उसकी वजह से ही आज वीआर थेरेपीज आ गई हैं, क्योंकि जैसे जैसे चीजें टेक्नोलॉजी गैजेट्स चेंज होते जाएंगे, आपकी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन रिसर्च बेस्ड होने की वजह से वो भी चेंज होती जाएगी. सो वी नीड टू सी, अगर कोई ऐसा मसला है जिसका हमें डायरेक्ट लिटरेचर में कुछ भी साइट हुआ हुआ नहीं मिल रहा, नाउ नीड टू सिट डाउन, गो थ्रू द क्वालिटेटिव मेथड्स, फोकस ग्रुप करें, आप इंटरव्यूज करें, आप राइट हैंड इंफॉर्मेशन लें लोगों से. सो ये भी सारा कुछ लिटरेचर रिव्यू का ही पार्ट होता है. देन वी हैव टू फॉर्मलाइज द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस, जो कि बड़े क्लियर कट पेन डाउन होने चाहिए. जितनी खूबसूरत आपकी रिसर्च की, आपकी फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस होंगे, जितना प्यारा आप डिजाइन सेलेक्ट करेंगे, जितना बेहतर आप अपना सैंपल और उस उतना ही बेहतर आपकी रिसर्च का आउटपुट होगा. अगर हम ये स्पेसिफाई शुरू में कर देते हैं, द नाइसली मेड प्रपोजल सेट अप ऑलमोस्ट हाफ ऑफ योर वर्क. तो टूल्स की सिलेक्शन करना, फिर एथिकल कंसिडरेशन को देखना, और उसके बाद अपना डेटा एनालिसिस, प्लान और रिपोर्टिंग, ये एक रिसर्च में, चाहे आपके पास कोई स्टूडेंट भी रिसर्च लेकर आता है, अगर ये सारी चीजें आपने प्रपोजल टाइम के ऊपर सेट कर ली हैं, फाइनलाइज कर ली हैं, तो इट मीन्स यू आर गुड टू गो नाउ. अच्छा जी, टाइप ऑफ रिसर्च में क्वालिटेटिव में मुझे पता है दिस इज समथिंग वेरी इजी, बट मैं जस्ट फ्यू सेकंड्स इसको डन करना चाहूंगी एंड मोर ऑन द लेटर पार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन, क्योंकि उसमें लगता है मोस्टली एज रिसोर्स पर्सन शुरू में ही ज्यादा टाइम लगा देते हैं और एंड के लिए नहीं बचता. तो क्विकली गोइंग थ्रू दैट, क्वालिटेटिव रिसर्च फोकस करती है मीनिंग पे, एक्सपीरियंस पे, पर्सपेक्टिव पे, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च न्यूमेरिकल डाटा और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे फोकस करती है. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो हम उस वक्त करते हैं जब व्हेन देयर इज अ वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू अस अबाउट एनीथिंग. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हम करते हैं जब हम करेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर ऑफ अ पॉपुलेशन को फोकस करना चाहते हैं. मिक्स मेथड रिसर्च हम करते हैं जब वी आर गोइंग टू कंबाइन द क्वालिटेटिव एज वेल एज द क्वांटिटेटिव अप्रोचेस. अच्छा, अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में पर्पस क्या होता है. व्हेन देयर इज अ व्हाई क्वेश्चन, ये चीज क्यों हो रही है, तो वी फोकस ऑन क्वालिटेटिव रिसर्च. whereas when we see that how many, how much, तो ये क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव रिसर्च देख रही होती है. द क्वालिटेटिव रिसर्च focuses more on words, symbols, transcripts, observations, descriptions, whereas when there are the measurements, statistics, numbers, results, the quantitative research comes in. हमारी अप्रोच क्वालिटेटिव रिसर्च की ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग होती है. क्वांटिटेटिव में हम लोग डिफरेंट मेजर्स यूज करते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स यूज करते हैं, हम टेस्ट वेरिएबल्स यूज करते हैं और हम उसे क्वांटिफाई करते हैं. एनालिसिस का मेथड है, जब क्वालिटी रिसर्च करते हैं तो हमने कॉमन डाटा को ग्रुप करना होता है, वेज यूज करने होते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च राइट अवे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है उस पर फोकस करती है. नेचर ऑफ फाइंडिंग्स जो हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में इन डेप्थ होती हैं, मीनिंग्स होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, लिव्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं, फिनोमेनोलॉजी होती है, ग्राउंडेड थ्योरी होती है, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में न्यूमेरिकल ट्रेंड्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, साइटेड बाय द न्यूमैन 2014. कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, ये मैं ख्याल स्किप करती हूँ क्योंकि ये मैंने अभी आपको काफी डिटेल से इन कंपोनेंट कर लिए. अब हम ये सारे क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स में आपको करवाने हैं, तो विदाउट गिविंग मच टाइम टू देम डिस्क्राइब करते हुए मैं राइट अवे इनकी तरफ जाती हूँ कि इन डेप्थ इंटरव्यूज क्या होते हैं. सबसे पहले हम लोग क्वालिटेटिव इंटरव्यूज को अगर देखें तो यहाँ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं, या सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं, या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं. Briefly talking about the different and purpose of three of them, structured interviews are those interviews जिसमें हमने already डिसाइड किया होता है कि ये हमारा पार्टिसिपेंट है और ये सेट ऑफ क्वेश्चंस हमारे डिसाइडेड हैं, हम इनसे सिर्फ यही पूछेंगे. सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में जब हम
लोग एक्सप्लोरेशन को एक थोड़े से डिफरेंट लेवल पे देख रहे होते हैं, तो वहाँ ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन जहां हमें लगता है कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर तो हम फॉलो कर रहे हैं क्वेश्चंस का, बट वी रियली नीड टू सी समथिंग बियॉन्ड दैट स्ट्रक्चर, तो वहां पर हम एक क्वेश्चन से अगर आगे कोई क्यूरी डेवलप होती है तो हम फर्दर सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। जबकि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज जो हैं उसमें हमारे पास सिर्फ मेजर थीम्स होती हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में भी हम अनप्लैंड नहीं जाते, ये बहुत जरूरी है याद रखना। उसमें हमारे पास मेजर थीम्स या एरियाज होती हैं कि हमने इनके ऊपर बात करनी है। और इसकी ज्यादा क्लैरिटी मैं आगे आपको फोकस ग्रुप डिस्कशन में भी दूंगी कि उसमें भी हमारे पास क्लैरिटी होती है कि हमने एग्जैक्टली जो है वो इन थीम्स के अराउंड बात करनी है। तो हम एक कुछ मेन बना लेते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल इन तीनों में अवेलेबल होता है। ऐसा नहीं होता कि हम प्रोटोकॉल के बगैर जो है कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट करें। फोकस ग्रुप डिस्कशन विच इज वन ऑफ अ वेरी फेवरेट टेक्निक ऑफ माइन इन क्वालिटेटिव रिसर्च, और मुझे लगता है कि पीएचडी रिसर्च में और एमएस रिसर्च में मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि प्लीज डू गो फॉर एफजीडीज, बिकॉज एफजीडीज आर वन ऑफ द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर रियल टाइम इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर पॉपुलेशन। आप लोग बीएस लेवल की रिसर्च में अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ एक फोकस ग्रुप डिस्कशन या दो फोकस ग्रुप डिस्कशन के थ्रू भी किसी मैटर की एक्सप्लोरेशन जो है वो आप सिखा सकते हैं। इसमें हम बेसिकली इनफॉर्मली इंटरव्यू कर रहे होते हैं इन ग्रुप डिस्कशन सेटिंग। रिसर्चर जो है जनरली 6 to 12 लोगों को हम गैदर करते हैं और 45 से 90 मिनट का ड्यूरेशन होता है। एक मॉडरेटर या फैसिलिटेटर होता है जो मोस्टली रिसर्चर खुद ही होता है, जो कि डिस्कशन को ओपन करता है। उसके पास जो ग्रुप है उसको हमें होमोजेनस रखना होता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। वो पर्टिनेंट रेलिवेंट हमारे पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, उनकी सिलेक्शन बड़ी क्लियर और केयरफुल होनी चाहिए। अच्छा, इसमें आपको एक ब्रीफ सी चीज और बता दूं। फोकस ग्रुप डिस्कशन में जब हम फोकस ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो इसका एनालिसिस जो है वो थियमेटिक एनालिसिस होता है, और थियमेटिक एनालिसिस के लिए प्रॉपरली आपको थीम्स निकाल कर उस ग्रुप के डिस्कशन का जो है वो एनालिसिस है वो करना होता है, पेंट आउट। अच्छा, अब हम आ जाते हैं स्टडी जो है इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ वेरी यूनिक वे, जिसमें हम लोग एक इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करते हैं ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल। ये सिर्फ इंसानों की नहीं होती, ये ग्रुप्स की भी केस स्टडीज हो सकती हैं। इसके अलावा ये एक ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती हैं या किसी इवेंट की भी हो सकती हैं। जैसे लेट्स से मैं आपको अगर सिंपली इसको पुट करूं कि हम कहते हैं कि जी हम अभी एक प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर रिपीटेडली सुसाइड के केसेस हुए हैं। हम कहते हैं कि जी जिस इंडिविजुअल ने सुसाइड की है, हम उस इंडिविजुअल की एक डिटेल केस स्टडी और इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करते हैं दैट व्हाई ही और शी हैज स्टेज। ठीक है, एक ही की कर सकते हैं जो जो अलाइव है, तो को हम एज अ सिंगल इंडिविजुअल केस स्टडी। इफ आई टॉक अबाउट अ ग्रुप, तो मैं कहती हूँ कि जिस डिपार्टमेंट से ये रिपीटेडली केस हो रहे हैं उस ग्रुप को, उस सब सेट को हम स्टडी करते हैं कि व्हाई देयर प्रॉब्लम्स आर बीइंग इमर्ज्ड। या फिर हम कहते हैं कि जी एक्सक्लूसिवली हम उस ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते हैं कि व्हाई दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन हाईलाइटेड, कि वहां पर क्या कोई सिस्टम्स पॉलिसीज, क्या वहां पे कोई स्टूडेंट्स के इश्यूज अनहर्ड हैं, कि वहां ऐसे मसाइल हो रहे हैं, या हम स्पेसिफिक उस इवेंट के थ्रू उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो ये अब एक ही केस है जिसके मैंने आपको डिफरेंट वेज बताए हैं कि केस स्टडी करने की भी इन्वेस्टिगेशन को डिफरेंट फॉर्म्स और so we need to understand basic complex phenomena in real life context। बाद हम उसके अंदर सेंसिटिव केसेस, जैसा मैंने मेंशन किया, यूनिक केसेस, रेयर केसेस को देख सकते हैं। रिच इन डिटेल हमारे पास डिस्क्रिप्शंस हो सकती हैं इंस्टेड ऑफ हैविंग ए न्यूमेरिकल डाटा, और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होती हैं ये फाइंडिंग्स, और इनको हम लिमिटेडली जर्नलाइज कर सकते हैं, इनको हम ओपन जर्नलाइजेशन इनकी नहीं कर सकते। Another interesting case, which is a case control study design, is very very important, and ये शायद आप लोगों ने इसको कभी जनरली करवाया ना हो, आपको पता ना हो कि इसको कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पे भी आपको ब्रीफली बताना चाहूंगी। इट्स ऑल्सो एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी विच इज दी कॉमनली यूज, कि हम एक केस ऐसा पिक करें जिसके अंदर हमारा कोई एक्सक्लूसिव आउटकम ऑफ इंटरेस्ट हो। जैसे कि हमने लेट्स से कि एक किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए कोई केस जो है वो पिक किया। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में एचआईवी के जो केसेस हैं वो इतना ज्यादा क्यों उनका नंबर राइज हो रहा है, जबकि यहाँ पे पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम काम कर रहा है, सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कर रहा है, और बहुत सारे प्रोग्राम्स काम कर रहे हैं। तो मैं एक्सक्लूसिवली फोकस करती हूँ कि अच्छा मैं पाकिस्तान में पंजाब को फोकस
मैं फोकस करती हूँ कि कौन से सिटीज हैं जहाँ पर HIV या एड्स जो है उसके कंसंट्रेटेड नंबर्स मुझे मिलते हैं। ओके, यहाँ पर पूरे गुजरात या जलालपुर जट्टा का एरिया या इसके अंदर एक्सक्लूसिवली कोई एरिया है, वहां पे मैं टारगेट करके कहती हूँ अच्छा इस गांव में बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन मौजूद है, यहाँ पर क्या वजह है, मैं यहाँ जाके रिसर्च करती हूँ। एंड व्हेन आई गो देयर एंड फाइंड आउट दैट एक्सक्लूसिव स्टडी, तो उसमें मुझे पता चलता है कि वहां पर ये केस इसलिए इतना ज्यादा हमें नजर आ रहे हैं, ये केसेस, क्योंकि वहां पर एक कोई क्वाकरी के जरिए या एक कोई एक बंदा जो कि एक इन्फेक्टेड एक की वजह से उस एरिया के अंदर जो है ये इतनी ज्यादा एड्स फैल गई है। तो ये वहां जाकर बैठकर उसको मुझे स्टडी करके ये पता चला कि ये बेसिकली एक बंदे की नेग्लिजेंस की वजह से इतने सारे लोगों को एड्स हुई और फिर उनसे उनके स्पाउसेस को हुई और उनके आगे बच्चों को हुई और ओवर द इयर्स और टाइम ये इतना ज्यादा हमें फिनोमेना जो है वो नजर आया। सो आई ट्राई टू पुट इट इन वेरी सिंपल इन फॉर्म ऑफ अ एग्जाम्पल। इसी तरह अगर हम ये कहें कि एक a researcher may want to look into a rare cancer capsi sarcoma, तो वो एक find out करते हैं group of individuals who have the capsi sarcoma और उनसे कंपेयर करते हैं कि क्या वो लोग जिनके सिमिलर अंडरस्टैंडिंग और केसेस हैं उनमें और जिन लोगों को ये सार्कोमा नहीं है उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो इट हैज बीन फाइंड आउट कि इसमें बेसिकली जो हमारा कंट्रोल ग्रुप है और जो हमारे केसेस हैं उनके बीच के अंदर जो डिफरेंस है वो ये है कि जो कैप्सुई सार्कोमा है उन लोगों के उनके अंदर ये उनको ये आइडेंटिफिकेशन इसलिए हुई है बिकॉज HIV was the risk factor for the development of that sarcoma। तो एक चीज को आप इस एंगल से भी कर सकते स्टडी। फिर आ जाते हैं हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, जो हम बड़ी अर्ली इयर्स ऑफ साइकोलॉजी से पढ़ते हैं कि रिसर्चर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन सोशल सेटिंग और उसका मकसद होता है टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर, इंटरैक्शन, मीनिंग्स, और फिर हम डाटा कलेक्ट करते हैं थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, फील्ड नोट्स, इनफॉर्मल इंटरैक्शंस। मुझे लगता है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हमें अपने स्टूडेंट्स को ये रिसर्च डिजाइन बहुत ज़रूर करवाना चाहिए और ये हम लोग नहीं करवाते क्योंकि ये शायद हमारा इतना कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल वे नहीं है। अगर हम लोग अपने स्टूडेंट्स को जो हमारे अंडर ग्रेड लेवल पे स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये वाले मेथड्स करवाने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि उनके लिए ये आसान भी होगा rather than conducting quantitative research of with a data of 150 or 200। और ये करने के वो सोशल सेटिंग में अपने कैंपस में अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में बड़े आराम से इसका डाटा भी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो कोई प्रॉब्लम पिक कर लें जैसे कैंटीन बिहेवियर के ऊपर ही कोई रिसर्च कर लें या वो स्टूडेंट्स के आपस के इंटरेक्शन में उनकी फ्रेंडशिप्स कैसे इमर्ज होती हैं, इस तरह की कोई भी चीज़ ली जा सकती है क्लास डिसिप्लिन के हवाले से, क्लेanलीनेस के हवाले से। तो ये रिसर्च करवाना जो है वो स्टूडेंट्स को बहुत आसान है। And also it allows collection of a rich naturalistic data in real life context, और कोई कोवर्ट या ओवर्ट कोई भी पार्टिसिपेशन जो है वो रिसर्चर की इसमें हो सकती है। एथनोग्राफी स्टडीज दे आर द ग्रुप ऑफ अ पीपल, और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को हम एथनोग्राफिक रिसर्चेस भी करा सकते हैं बिकॉज मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ तो मैंने कलाश कल्चर की एग्जांपल दी है क्योंकि पाकिस्तान के डिफरेंट जो कल्चर्स हैं उसमें एक सबसेट कल्चर कलाश जो है उसका कल्चर डिफरेंट है। तो हम बेसिकली ये देखते हैं कि वो उनका कल्चर कैसा है और वो कैसे उस कल्चर के साथ लिव कर रहे हैं। उनकी मतलब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही नहीं, अगर कोई इंडिविजुअल कलाश का कल्चर स्टडी करना चाह रहा है तो इसे वहां जाकर वो करना पड़ेगा ना। आपने एथनोग्राफिक स्टडीज में साइकोलॉजी सोशल साइकोलॉजी के अंदर मार्गरेट मीड का नाम सुना होगा। मार्गरेट मीड वाज अ पर्सन जिस जो एथनोग्राफिक रिसर्च की एक्सपर्ट समझी जाती है, जो एक स्पेसिफिक घर में जाके उसने शादी कर ली थी। शी स्टार्टेड लिविंग देयर। उसने वहां पे रहकर उनकी लाइफ किया, उनकी उनकी जो है वो चाइल्ड प्रैक्टिसेस को देखा और बहुत सारा कुछ उसको आज तक भी सोशल साइकोलॉजी में उसकी किताबें और इंस्क्रिप्शंस जो हैं दे आर बीइंग कंसिडर्ड एज बाइबल टू मेनी पीपल, क्योंकि वो उसकी एक बहुत डिटेल स्टडी है जो उसने वहां पर रहकर की और उसको बाद में पेन डाउन किया। तो इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, जैसे कि आप देखें गिलगित बल्दिस्तान से भी आते हैं और भी जगहों से आते हैं। तो इसी तरह हमारी एक स्टूडेंट थी, उसको मैंने कहा था आप आपकी इस बेल्ट में जहाँ से आप
बिलोंग करती हो, वहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सुसाइड के रिस्क बढ़ रहे हैं। तो आपने वहाँ पर अपने उस कल्चर के दौरान जो कुछ भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं ये हैं, अब इसको फॉर्मुलेट करो इन फॉर्म ऑफ अ रिसर्च। तो फिर उसने उसको किया और बहुत अच्छी फाइंडिंग्स थी जो उसने हमारे साथ शेयर की, वो पब्लिश भी हुई कि क्यों एक स्पेसिफिक एरिया में ये चीज़ें हो रही हैं। और वो बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च फाइंडिंग्स है, बट ऑफ कोर्स विद शॉर्टेज ऑफ टाइम आई जस्ट कैन नॉट डिट्रैक, बट पॉसिबली शेयर सम अदर टाइम। लेकिन इसी तरह आप अपने स्टूडेंट्स के डिफरेंट जो उनके कल्चरल सबसेट्स हैं उनके बेसिस के ऊपर एथनोग्राफिक रिसर्चेस भी करवा सकते हैं। देन फेनोमेनोलॉजिकल स्टडीज, आई थिंक ये तो हर इंडिविजुअल करवा सकता है, क्योंकि ये डिजाइन है जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं लिव्ड एक्सपीरियंसेस को और पर्टिकुलर कंडीशन और अ सिचुएशन। के एग्जांपल में आपको सबसे पहले ये 2 एग्जांपल यहाँ लिखी हैं वो तो देती हूँ, फिर मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल दूँगी। फेनोमेनोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट इट इज़ लाइक फॉर एन एडोलेसेंट टू हैव अ यंगर सिबलिंग विद एन टर्मिनल इलनेस हो जिसको। यानी कि एक बच्चा जिसके किसी छोटे भाई या बहन को कोई टर्मिनल इलनेस है, तो उसको का क्या एक्सपीरियंस है टुवर्ड्स दैट थिंग। या एक लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ केयरिंग ऑफ एन ओल्डर हाउस बॉर्न डिपेंडेंट पेरेंट। ये मैंने इसलिए दोनों एग्जांपल्स डाली हैं कि माइट बी इसमें से कुछ चीजें आपके माइंड में आए। जैसे घर में जो बाजू का बुजुर्ग होते हैं, अगर पेरेंट डायरेक्ट नहीं है तो मे बी दादा दादी है या नाना नानी है या सास ससुर हैं, जब वो ओल्ड एज में होते हैं, उनको लुक आफ्टर करने का एक्सपीरियंस जो है, वो सिर्फ़ वही इंडिविजुअल बता सकता है जिसने वो एक्सपीरियंस किया है। जिसने नहीं किया उसको नहीं पता, ठीक है? जैसे एक मदर जो है जिसके बच्चा जो है वो कॉलिक बेबी है, उसके पेट में पेन होती है, दूध पीने के बाद या सोने से पहले वो उसकी कॉलिक पेन उसको तंग करती है। इसका एक्सपीरियंस उसी मदर को होगा जो इससे गुज़री है, ठीक है? जो नहीं गुज़री उसको नहीं होगा। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल ये देना चाह रही थी दैट आई हैड अ ब्रदर हु पास्ड अवे, बट उसकी पूरी लाइफ की मैंने जो उसको रेस किया, बड़ा किया, ही वाज वे यंगर देन मी एंड ही वाज अ पेशेंट ऑफ हीमोफीलिया। So I know how it is to raise a sibling having a bleeding disorder. क्योंकि वो बहुत फ्रेजाइल होते हैं, उनकी हेल्थ बहुत फ्रेजाइल होती है। नाउ आई हैव अ स्टूडेंट जो मेरे पास पढ़ रही है, मेरे साथ रिसर्च कर रही है एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी की, एंड दैट स्टूडेंट इज़ अ सर्वाइवर। उसको क्योंकि फीमेल्स बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक मोस्टली नहीं भी सर्वाइव करती विद हीमोफीलिया कंडीशन, बट शी इज़ एजुकेटिंग हरसेल्फ एंड वो पढ़ रही है। और आई कंसिडर माई सेल्फ ब्लेस्ड इनफ टू बी अ टीचर ऑफ दैट स्पेशल पॉपुलेशन, क्योंकि मुझे उसकी चीज़ों का पता होता है कि आज उसने बैंडेज मारा तो उसको क्यों है, आज उसकी कहाँ ब्लीडिंग हो रही है, आज उसके घुटने में हो रही है, टखने में हो रही है। बिकॉज़ आई हैव अ लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग लाइफ विद माय यंगर सिबलिंग जिसको एक हेल्थ प्रॉब्लम थी, ठीक है? तो इसी तरह हम बहुत सारे लोगों को अंडरस्टैंडिंग होती है अबाउट डिफरेंट इश्यूज़, डायबिटीज़, कैंसर, और बहुत सारी चीज़ें जिनको हम लोगों ने अपने इर्द-गिर्द देखा होता है। तो लिव्ड एक्सपीरियंसेस लाइक आजकल प्रोजेक्ट्स की कॉल आती है जिसमें वो कहते हैं कि वी नीड अ पर्सन विद अ लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड इट्स एन इंटीग्रल पार्ट कि वो इस रिसर्च का हिस्सा हो। अगर इस रिसर्च में जो आपकी इतने मिलियंस की 26 मिलियन यूरोस की एक रिसर्च प्रोजेक्ट अभी हम लोगों ने विन की है, उसमें वो उसकी इंटीग्रल रिक्वायरमेंट है कि इसके अंदर वो एक इंडिविजुअल शामिल हो जो कि जिसका लिव्ड एक्सपीरियंस हो विद अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। और आप उसकी एक स्टीयरिंग कमेटी बनाएँ जिसमें उन लोगों को डालें जो इन चीज़ों से गुज़रे हैं। और उनमें से अगर आपको कोई साथ एज़ रिसर्चर भी मिल जाए, तो एक तो डिस्टिग्माटाइज़ करना है और दूसरा ये कि इन चीज़ों को हाइलाइट करना है ताकि उनके एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा उठाया जा सके। जैसे हमने बचपन में सुना हुआ है, कहते हैं ना कि जूता पहनने वाला ही जानता है कि जूता कहाँ से दुखता है। तो इसी तरह जो जिस एक्सपीरियंस से गुज़रा है, उसको ही पता है कि वो एक्सपीरियंस क्या है। Now coming towards the next interesting thing, which is grounded theory. Grounded theory becomes started a research problem with a general research problem. हम उसमें लोगों को select करते हैं mostly and likely to clarify the initial understanding of a question and uses a variety of techniques. लोगों को इंटरव्यू कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर सकते हैं और उसके बाद हम डिस्कवर या डेवलप कर सकते हैं किसी थ्योरी को। और ये मेनली थ्योरी डेवलपमेंट के लिए ही यूज़ होती है। अब इसकी ज़रूरत हमें क्यों है? या इसकी ज़रूरत हमें ये मैं शायद बीएस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए रिकमेंड नहीं करती, बट फॉर एमएससी या लाइक एमएस रिसर्च स्टूडेंट्स जो हैं, उनके लेवल पे हमें ग्राउंडेड थ्योरी के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो हमारी लोकल इंडिजिनस थ्योरीज़ हैं, वो डेवलप नहीं हुई हुई हैं।
हम बहुत सारी थेरीज हमारे हमारा जो कलेक्टिविस्टिक कल्चर है, हमारा जो फैमिली ओरिएंटेड कल्चर है, ऑल्दो अब फिर फैमिली का कॉन्सेप्ट डिमिनिश कर रहा है, लेकिन स्टिल वी हैव दैट कलेक्टिविस्टिक कल्चर। तो हमारी जो हाँ थ्योरी है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी, हमने एक पीएचडी की रिसर्च में विद वन ऑफ माय को कोलैबोरेटर एक प्री मैरिटल एग्जाइटी जो है, इसकी हमने थ्योरी डेवलप की, जिसका वेस्टर्न कल्चर में हमें कहीं पर कोई एग्जांपल नहीं मिलती, क्योंकि वहां पर प्री मैरिटल एग्जाइटी एग्जिस्ट नहीं करती है। हमारे यहाँ प्री मैरिटल एग्जाइटी इसलिए एग्जिस्ट करती है, हम आज भी कन्वेंशनल रूटीन मैरिजेस करते हैं, जहां पर लोग आइसोलेशन में उन लोगों के साथ रिश्ता देख रहे होते हैं जिनको वो बिल्कुल नहीं जानते। ठीक है, वही कन्वेंशनल तरीका जो आप में हम सब जानते हैं कि दो लोग नहीं जानते, बट दे आर बीइंग बाउंडेड इन अ मैरिटल बॉन्ड, और फिर उस दौरान जो एक लड़की या एक लड़का जिस तरह की एग्जाइटी से गुजरता है, वो बहुत यूनिक होती है। और वहां पर तो वेस्टर्न वर्ल्ड में तो 16-14 के बाद एक डेटिंग का कल्चर और आपका लिविंग रिलेशनशिप का कल्चर बहुत कॉमन है, उनके लिए ये एग्जाइटी नहीं होती। हमारे यहाँ पर स्टिल इट इज एन एंग्शियस रिलेशनशिप फॉर मेनी पीपल। हमने उस पर थ्योरी डेवलप की, उसको हमने पब्लिश किया, उस पर हमने एक स्केल बनाया, और मेरा ख्याल है आई हैव डेवलप अराउंड 50 to 60 रिसर्च स्केल्स जो कि पब्लिश हो चुकी हैं, इंटरनेशनली यूज हो रही हैं। द मोस्ट यूज्ड वन इज द प्री मैरिटल एंजाइटी स्केल। और वो क्यों मोस्ट यूज वन है? क्योंकि वो ऐसा इशू है तो हमारा एक्सक्लूसिव पाकिस्तानी प्रॉब्लम है, या हमारा पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश का प्रॉब्लम है शायद, तो वो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो ऐसे इश्यूज जो हमारे लोकल हैं, इनके ऊपर आप ग्राउंडेड थ्योरी भी कर सकते हैं। अच्छा, देन कमिंग टूवर्ड्स द क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स, ये अगेन दिस इज ग्रेवाटर की लिस्ट मैंने पूरी दी है। इन सब पे चूंकि हमने बात करनी है, तो मैं राइट अवे इसी पे पहले टॉपिक पे चली जाती हूँ, विच इज द सर्वे एंड क्वेश्चनियर। सबसे पहले तो मैं आपको फीचर्स बताना चाहूंगी कि सर्वे और क्वेश्चनियर के अंदर डिफरेंस क्या होता है। सर्वे का जो स्कोप है वो बहुत ब्रॉड होता है, क्वेश्चनियर का स्कोप जो है वो स्पेसिफिक होता है। सर्वे का हमारा पर्पस है वो अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स इश्यूज, गैदरिंग इन डेप्थ क्वालिटेटिव डाटा हो सकता है, जबकि हमारा क्वेश्चनियर का जो पर्पस है वो गैदर क्वांटिटेटिव डाटा अबाउट स्पेसिफिक मेट्रिक्स। मार्केट रिसर्च मेथड अगर मैं देखूं क्या है, तो सर्वे के अंदर विद इन हम क्वेश्चनियर्स भी यूज कर सकते हैं, इंटरव्यू भी यूज कर सकते हैं, और फोकस ग्रुप भी यूज कर सकते हैं। यानी कि सर्वे एक ब्रॉड बड़ी चीज है जो कि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव किसी भी तरीके के साथ की जा सकती है। और क्वेश्चनियर्स जो हैं दे आर रिटन और ऑनलाइन क्वेश्चंस, उनका जो हमारा मेथड है वो बड़ा स्पेसिफिक होता है। फिर सर्वे के अंदर हमारी आंसर चॉइस जो है वो ओपन एंडेड हो सकती है, हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे हम सर्वे कर रहे हैं कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद है, गाड़ी की कौन सी टाइप पसंद है, उसको पसंद करने की कॉजेज और रीजंस क्या हैं, क्या आप उसको माइलेज की वजह से लेते हैं, क्या आप उसको उसके ब्रांड की वजह से लेते हैं, फ्यूल एवरेज, प्राइस किसकी वजह से लेते हैं। तो दिस ऑल कुड बी द पार्ट ऑफ वन सर्वे। जबकि जो आपका क्वेश्चनियर होता है वो प्री डिटर्मिन्ड होता है, वो फोकस्ड होता है। मे बी उसके अंदर आप ये सारी चीजें एक ही क्वेश्चनियर के अंदर नहीं पूछ सकते। तो survey is more broader and question is more specific. This is the gist of this slide. Then coming towards the quantitative methods, experimental study, मेरा ख्याल है मैं इस पे कम लगाऊंगी, क्योंकि आप सबको पता है ये कौन देख रही है, ए वर्सेस बी को देख रही है, इंडिपेंडेंट वर्सेस ट्रीटमेंट वेरिएबल्स को देख रही है, और हम लोग सबसे ज्यादा कन्वेंशनली पढ़ते इसको हैं और प्रैक्टिकली सबसे कम करते इसको हैं, क्योंकि रैंडम असाइनमेंट के थ्रू सब्जेक्ट्स को लेना इज नॉट दैट इजी थिंग। एंड रैंडम असाइनमेंट इज दैट every possible person has an equal chance of being selected as a sample in a control or experimental group. मसला ये है कि हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम नहीं होता, जिसकी वजह से हम अपने स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंटल स्टडीज नहीं कराते, क्योंकि ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी होने के लिए आपके पास एक्यूरेट सैम्पलिंग फ्रेम होना जरूरी है। हाँ, हम करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा करनी पड़ती है। जैसे हमारे पास यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूशंस में एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं, लिस्टें मौजूद होती हैं, अगर उसमें से हम लोग पिक करना चाहें रैंडम नंबर्स तो हम कर सकते हैं, लेकिन फिर यही होता है कि कुछ लोग अवेलेबल नहीं है, कुछ बीच में से स्किप करके जा चुके हैं, या इस तरह की चीजें आ जाती हैं, जिसकी वजह से ऑल्दो दिस इज कंसिडर्ड टू बी द strongest design for testing cause and effect relationship,
क्योंकि ये रैंडमाइजेशन जो है ये बायस को कंट्रोल करती है। ये नहीं कि हमने सर्वे लिया सारे साइकोलॉजी के अपने ही सेक्शन सी सेमेस्टर 5 BS अप्लाइड साइकोलॉजी से फिल करा लिया। ये रैंडमाइजेशन नहीं है, ये हमारे बायस को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन एक्सपेरिमेंटल स्टडी कहती है कि ये मेथड जो है दिस इज द बेस्ट टू रिड्यूस बायसेस। अच्छा, अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं। ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जिसके अंदर अगर आप चाहें तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस कर सकते हैं बिटवीन सब्जेक्ट डिजाइंस में। लेट्स से अगर हमारे पास 12 सैंपल में मेंबर्स हैं तो हम 6 को उसमें से कंट्रोल बना देते हैं, 6 को हम उसमें से एक्सपेरिमेंटल बना देते हैं बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ हैविंग द होमोजेनस ग्रुप। ठीक है, तो बिटवीन ग्रुप कंपैरिजन हम कर लेते हैं वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट का। हम उसमें से 6 पार्टिसिपेंट्स जो कि हमारे कंट्रोल ग्रुप में हैं और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हैं, उनको विद इन द सर्टन कंडीशंस जो भी हमारा वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है, लेट्स से हम कह रहे हैं हम इफेक्ट ऑफ नॉइज ऑन परफॉर्मेंस देख रहे हैं और हमने परफॉर्मेंस देखनी है कि अगर नॉइज ज्यादा है तो कैसी है, कम है तो ज्यादा है कैसी है। और एक कंट्रोल ग्रुप को हम हल्का सा लाइट सा बस म्यूजिक चल रहा है और उनको हमने काम दिया है और उनकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम कभी ढोल की आवाज बज रही है, फिर ड्रम की आवाज बज रही है, फिर ट्रैफिक के हॉर्न और शोर बज रहा है और हम उनकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं। तो आई मीन ये डिफरेंट लेवल ऑफ वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करा के हम बिटवीन ग्रुप रिसर्च कर सकते हैं। जबकि जो विद इन सब्जेक्ट है जिसमें हमारे पास टोटल सैंपल लेट्स से के P1 से P12 तक है, उन सारे ही पार्टिसिपेंट्स को पहले हम कंट्रोल कंडीशन से गुजारेंगे। यानी कि सबको ही पहले हमने लाइट म्यूजिक में परफॉर्मेंस उनकी असेस की, उसके बाद हमने सारों को ही एक्सपेरिमेंटल वाली कंडीशन दी, यानी 4 से 5 लेवल ऑफ जो नॉइजेस थे वो उनसे एक्सपोजर करवाया। तो ये हमारा विद इन ग्रुप जो है वो कंपैरिजन होगा। मिक्स्ड ग्रुप जो होता है इसके अंदर हम बिटवीन और विद इन दोनों जब फॉलो कर रहे होते हैं तो ये मेथड हम रिपीट करते हैं। यानी कि पहले हमने अपना मेथड 1 रिपीट किया जो कि हमारा बिटवीन ग्रुप था, और उसके बाद फिर जो विद इन था फिर हमने पूरा विद इन रिपीट किया, तो ये पूरा हमारा मिक्स्ड जो है वो डिजाइन बन जाएगा। तो दिस इज हाउ वी डू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एट एडवांस लेवल्स। अच्छा, व्हेन इट इज नॉट experimental research in a true sense, so for the quasi experimental study, quasi experimental क्या होती है, जहां पर variable of interest is pre-existing in the sample. It is less powerful than experimental design, but it is a very very important and a very very strong research design. इसमें हम लोग random assignment नहीं कर सकते और हम डेटा वहां से लेते हैं जहां रियल वर्ल्ड के अंदर इट्स सेल्फ कोर क्लिनिकल वेरिएबल मौजूद होता है। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं रिसर्च करना चाह रही हूँ उन लोगों के साथ जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है, तो किडनी ट्रांसप्लांट में किसी का खुद तो नहीं कर सकती ना कि मैंने रिसर्च करनी है मैं किडनी ट्रांसप्लांट करवा दूं लोगों का। नहीं, मैंने जाके सैंपल आइडेंटिफाई करना है जो ऑलरेडी किडनी ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं, उन लोगों को मैं सैंपल लूंगी तो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट इज प्री एग्जिस्टिंग इन द पर वही पेरेंटल रिसर्च के पूरे हमने प्रोटोकॉल्स की बात की है उनके ऊपर हम वो करेंगे। यानी और इसमें बहुत सारे एथिक्स भी इन्वॉल्व होते हैं। लेट्स से इफ इट इज फाउंड दैट द न्यू ट्रीटमेंट स्टॉप डिजीज प्रोग्रेशन, तो हम एथिकल नहीं होगा कि हम उसको कंटिन्यू रखें। यानी जैसे मैंने किडनी ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स को कोई ड्रग ट्राई करवा रही हूँ और मैं देखती हूँ कि उससे उनको फर्क नहीं पड़ रहा, तो एथिकली मैं उसको कंटिन्यू नहीं रख सकती। मुझे उनको जो डिजीज को सपोर्ट कर रही है उनके ट्रीटमेंट को, उन्हें वही ड्रग देनी होगी। तो ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है इसके भी डिफरेंट लेवल्स हैं। एक्सपेरिमेंट सारे हेल्थ के वेरिएबल्स में, सोशल के वेरिएबल्स में हम कोजाई एक्सपेरिमेंटल करते हैं। ये इन दोनों का एक ब्रीफ सा कंपैरिजन है जो मैंने आपको भी वैसे ही बता दिया कि रैंडम असाइनमेंट नहीं कर सकते इसमें हम लोग, और जो प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स होती हैं सिर्फ उन्हें ही हम कैटर कर सकते हैं। और दूसरा ये कि कोजाई के अंदर कंट्रोल ग्रुप्स जो हैं वो मैंडेटरी नहीं होते जबकि एक्सपेरिमेंटल में मैंडेटरी होते हैं। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट डिजाइन जिसको मैं टच बेस करना चाहूंगी इज अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी। इन सबसे ज्यादा हम अपने अंडरग्रेड लेवल पे यही रिसर्च कराते हैं जिसके अंदर हम लोग पार्टिसिपेंट एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ अ टाइम जो है वो अप्रोच करते हैं
और इसके अलावा इसको करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो ये कि सारा डाटा हमने एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे लिया, फिर हम उसके विद इन कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट ग्रुप्स को और वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली। जैसे हम जेंडर के बेस पे ग्रुप बना सकते हैं, एज की बेस के ऊपर ग्रुप बना सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एक्सपोजर की बेसिस के ऊपर ग्रुप बना सकते हैं। जैसे हम कहें वो स्टूडेंट्स जिनको हॉने हार्ड स्कॉलरशिप मिला और जिनको नहीं मिला, उनके बेसिस पे हमने बना लिया और उनकी हम स्टडी मोटिवेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। और इसमें वन टाइम ही डाटा कलेक्ट होता है, इट्स फास्टर, इकोनॉमिकल एंड ईजियर वे टू कंडक्ट, एंड इट डज नॉट शो चेंज over time. So it's limited in establishing causal relationship. तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव भी नहीं होता है इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डिटरमिन करना, बट इट्स वन ऑफ द वेरी मोस्ट पॉपुलर, जिसको हम कोरिलेशनल भी अक्सर कह देते हैं। इट्स अ वेरी पॉपुलर डिजाइन विच इज बीइंग यूज्ड इन साइकोलॉजी, स्पेशली बाय द स्टूडेंट्स। फिर लॉन्गिट्यूडनल डिजाइंस जो हैं, वी फॉलो द सेम पार्टिसिपेंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हमने एक टाइम पे कुछ पार्टिसिपेंट्स लिए हैं, हम उस सेम ग्रुप को देख रहे हैं कि इस ग्रुप की, लेट्स से कि मैंने उनका कोई स्पेसिफिक डेवलपमेंटल पैटर्न देखना है और मैं फिर उसको 2 इयर्स के लिए स्टडी करना चाह रही हूँ और मैं ओवर द पैसेज ऑफ टाइम मल्टीपल टाइम उनकी असेसमेंट्स करती हूँ, तो मैं किसी भी चीज का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप और ट्रेंड्स देख सकती हूँ। जैसे मैं ये कह रही हूँ कि मैं जो न्यूरो डाइवर्स चिल्ड्रन होते हैं, उनका मैं देखना चाह रही हूँ कि कोई स्पेसिफिक बिहेवियर की लर्निंग, मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो अपनी सेल्फ केयर कैसे करते हैं। तो मैं पहले एक डिजाइन करूंगी स्टडी, उनकी असेसमेंट करूंगी और उसके बाद मैं ओवर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स देखूंगी कि कॉन्स्टेंटली ट्रेनिंग के साथ क्या उनकी सेल्फ केयर इंप्रूव हो रही है, या उनको अगर हम स्पीच लर्निंग सिखा रहे हैं तो हम उनको क्या उनकी स्पीच इंप्रूव हो रही है। तो ये चीजें जो हैं वो हम इस तरीके से करते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग भी हैं, कॉस्टली भी हैं, और इसके अंदर एट्रिशन रेट हाई होने का बहुत ज्यादा चांस है, विच इज known as risk of participant drop. मैंने आपको पहले बताया है कि इट्स वेरी इंटरचेंजेबल, कोरिलेशन को काफी ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि रिलेशन का पर्पस ये होता है कि हम एक्सक्लूसिवली रिलेशनशिप देखना चाह रहे होते हैं बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। सो एट अ सेम टाइम स्टडीज को रिलेशनल या क्रॉस सेक्शनल हो सकती हैं। फर्क ये पड़ता है कि आप क्या पर्पस चूज करना चाहते हैं। ठीक है, आप जैसे कह रहे हैं कि टेम्परेचर रिड्यूसेस द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल टेम्परेचर हो जाएगा और आपका आउटकम वेरिएबल आपका परफॉर्मेंस हो जाएगा। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक ही टाइम पे सारे स्टूडेंट से डाटा ले रहे हैं तो साइमल्टेनियसली अगर आपका फोकस वो है, कोरिलेशन दिखाना नहीं है, तो फिर आप इसको क्रॉस सेक्शनल रिसर्च भी कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइंस जो हैं ये होते हैं कि इसके अंदर हम लोग लेट्स से कि अगर हम लोग देखना चाह रहे हैं कि एक विजिटिंग पॉलिसी देखना चाह रहे हैं एक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में, और हम इसको डिस्क्राइब करते हैं दैट इम्प्लीमेंटिंग एन ओपन विजिटिंग पॉलिसी इट कैन इफेक्ट क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। तो हम एक रिसर्च टूल बना सकते हैं जिसके अंदर एक हम लोग लिकट टाइप स्केल बना लेते हैं और उसके बाद हम लोग एक पूरी डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं कि सेटिस्फाइड कितने हैं क्लाइंट इस पॉलिसी को यूज करने के लिए। दिस इज अनलाइक ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, लेकिन ये बेसिकली इसका मकसद जो है वो व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड हाउ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को नहीं काउंटर करता या नहीं डील करता। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है ये भी, इसको भी हम ये देखें ना, आप चाहें तो ये डिजाइन है, आप चाहें तो इसको कोरिलेशनल या क्रॉस सेक्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, अब मेथड ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में अगर हम देखें तो सर्वे मेथड्स यूज हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशन यूज हो सकती है और केस स्टडीज यूज हो सकती हैं। एक्सप्लोरेटरी केस रिसर्च डिजाइन जो है, इसके अंदर हम लोग बेसिकली तब काम करते हैं जब कोई भी बहुत कम या कोई हमारे पास प्रायर रिसर्च इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, और हमारा एम ये होता है कि हम न्यू आइडियाज को, वेरिएबल्स, रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करें और हम क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करते हैं, इसके लिए हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं। और बेसिकली ये फ्लेक्सिबल और अनस्ट्रक्चर्ड होती है नेचर में, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम किसी चीज को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। इट इज नोन एज अ प्रिलिमिनरी स्टडी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च डिजाइंस। अच्छा, फिर ये कि मिक्स मेथड में इज कंबाइनिंग द बोथ डिजाइंस। अब कुछ लोग ऐसे रिसर्च कंडक्ट करते हैं कि पहले क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं और फिर क्वालिटेटिव करते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ द बेस्ट आइडिया इज दैट कि हम पहले क्वालिटेटिव डाटा के थ्रू मीनिंग्स को एक्सप्लोर करें, आइटम्स को एक्सप्लोर करें, एक कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग लें रिसर्च प्रॉब्लम की, और उसके बाद हम उसको बड़े स्केल के ऊपर क्वांटिफाई करें, ज्यादा लोगों के ऊपर उस हुए इसको क्वेश्चन को
लार्ज पब्लिक के ऊपर डिसमिनेट करें, उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी और उसकी हम डिफरेंट जो है उसकी सीक्वेंशनल लर्निंग जो है वो उससे हम कर सकें। अच्छा, अब अगर मैं ग्रॉसली आपसे बात करूं कि रिसर्च टाइप जो है हमारी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में, उसमें डेटा हैंडलिंग कैसे होती है। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि हम ट्रांसक्रिप्शन, कोडिंग और थियोमेटिक एनालिसिस यूज करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में, तो हमारा मेन एनालिसिस का फोकस जो है वो यही होता है। और अगर मैं क्वांटिटेटिव की बात करूं तो उसमें हम हमेशा डाटा एंटर करते हैं, उसके अंदर हम स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, उसमें हम SPSS करते हैं, ये वाली सारी चीजें जो है वो हम उसके अंदर करते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद हम देख लेते हैं कि डाटा हैंडलिंग में डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा जो है उसको हमने किस किस तरीके के साथ करना है। क्वांटिटेटिव आपको टेक्सचुअल है, न्यूमेरिकल है, इंटरव्यू है, सर्वे है, डाटा रिकॉर्डिंग जो है वो ऑडियो है, दूसरे के अंदर स्प्रेडशीट है। फिर हम कोडिंग, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुपिंग के ऊपर फोकस करते हैं, उसके अंदर हम लेबलिंग और वेरिएबल पर फोकस करते हैं। ये सारी चीजें जो हैं इनको हैंडल करने के डिफरेंट वेज हैं। और ऑफ कोर्स आई विल लीव द स्लाइड्स विद यू ताकि आप देख सकें सॉफ्टवेयर कैसे यूज हो सकते हैं दोनों के अंदर, डाटा कैसे इंटरप्रेट हो सकता है, एथिकल हैंडलिंग क्या है, प्स्यूडो कोड्स कैसे लगाने हैं। ये सारी चीजें हैं जिनको हमें रिसर्च के डिजाइन करते वक्त बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। Last thing is that what to avoid conducting research. Poorly defined research problem will go nowhere. बहुत खराब रिसर्च होगी। सैम्पलिंग मेथड अगर बायस है, there is no use of having that research. अगर हम इनवैलिड और अनरिलायबल टूल यूज करते हैं, of course then there is a problem. एथिकल गाइडलाइंस हम इग्नोर नहीं कर सकते, ओवर जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स नहीं कर सकते। These are being the standards which are being shared by the American Psychological Association. So I think this is it with the today's presentation. These are the references which I have used, and all are authentic research references. Um, it was a very brief time, very rich topic, and I have tried to cover as much as I can. And I hope that it would be a useful presentation for you for the day. Thank you very much. Right. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। Dr. Muhammad Hamza speaking from Government Graduate College of Science, Faisalabad. It's जी जी really marvelous and wonderful lecture and digestible content that you have discussed with us. I have just two short questions if you allow me. जी, The आप आई विल first one, ट्राई टू आंसर। मुझे आपकी मॉडरेटर मैसेज 2 मिनट, 1 मिनट में मैंने अगली प्रेजेंटेशन जो है, बट आई वुड लव टू आंसर यू। जी बताइएगा प्लीज। okay, we have very good researchers and mentors in our country, but what is the reason that we are still unable to produce theorists like our neighboring country, Homi Ke Baba, Spivak, Arundhati Roy, Kiran Desai, and there are many other. When we try to quote our own previous researchers as a theorist, we often receive slang phrases कि जी they are not internationally acknowledged as a theorist. So what is the reason behind this? और दूसरा एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है कि वी form questions in qualitative research on ontological basis, epistemological, methodological, or ideological. So can we form the our hypothesis on the same basis in quantitative research? Thank you. जी, पहले क्वेश्चन का आंसर ही वैसे बहुत डिटेल है, मगर मैं ब्रीफ नोट पे इतना कहूंगी, हमारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का जो कल्चर है वो रिसर्च इंसेंटिव नहीं है। हमारे यहाँ फोकस है नंबर ऑफ टीचिंग कोर्सेज, और आपने कितनी क्लासें पढ़ाई हैं, और आपने कितना जो है वो मेथड प्रोड्यूस किया है। पूरी दुनिया में जो टीचर्स होते हैं वो 2 अलग-अलग ट्रैक्स पे हायर होते हैं, क्योंकि मैंने अभी पिछले सालों में यूके की 22 यूनिवर्सिटीज़ के साथ काम किया है। कोई टीचर ऐसा नहीं होता जो ये ना बताए कि मैं टीचिंग के लिए हायर हुआ हूँ या मैं रिसर्च के लिए हायर हुआ हूँ। जब तक हम ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में नहीं लेकर आते ना, हमारी रिसर्च आगे नहीं जा सकती। इसके अलावा बहुत सारे और एवेन्यूज़ हैं। फिर ये कि कहाँ Right. पब्लिश किया, कैसे ऑथेंटिक किया। क्योंकि अगर आप किसी ऑथेंटिक जर्नल में पब्लिश करते हैं, हमारे यहाँ लोगों को अभी तक ये एजुकेट ही नहीं किया गया कि आपने पैसे देके कहीं रिसर्च पब्लिश नहीं करनी। रिसर्च अगर इतनी सॉलिड होगी तो खुद ही पब्लिश होगी। सॉलिड रिसर्च के लिए फंड्स चाहिए, उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपको बहुत कुछ चाहिए, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस चाहिए,
Unfortunately, sir, we are not trained for that, which is a very big loopholes. हमारे लोगों में talent की कोई कमी नहीं है. We have not been patronized by, you know, those people जिनको पता है कैसे चीजें करनी है, वो उनको आगे आना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए. दूसरी बात जो आपने क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप रिसर्च में बहुत कुछ कर सकते हैं. डिपेंड करता है कि आप उस स्टैंस को इस्टेब्लिश कैसे करते हैं. दैट्स द क्रक्स ऑफ द थिंग. अगर आप उसका कोई लिंक इस्टेब्लिश कर देते हैं, आप उसका रेफरेंस दे देते हैं, हम कई दफा रिसर्च में किसी पॉइंट पे स्टक हो जाते हैं, तो मैं कहती हूँ अब इसका अप्रोप्रिएट रेफरेंस लेकर आओ, बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी अदर वे टू गो. तो रेफरेंस होता है, हमें से फाइंड आउट करना पड़ता है. तो आप जो चीज कह रहे हैं वो बिल्कुल डुएबल है और हम कर सकते हैं उसको. थैंक you very much. जी, मुझे Thank you very next much. join करना है in half a minute. And thank you, wonderful audience. If there are any questions, please I can share my email address with you and you can get in touch and ask any question if you like, क्योंकि तशनगी रह जाएगी कि सवालों के जवाब नहीं दे सकी मैं. Thank you very much. जी. Thank you, ma'am.